अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। दस्तक स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं आज उसका पार्ट 4 है, जो कि लास्ट पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। बासित अली और इसकी बेटी ताबा अपनी फूफो की तीमारदारी के लिए आए हुए थे। तो लंदन से ताबा की मामा टीना इसे फ़ोन करती हैं कि अगर तुम लोगों की तीमारदारियाँ ख़त्म हो गई हों तो कल की टिकट करवा कर लंदन वापस आ जाओ। ताबा अभी बाबा और गुलरेज के हमरा हॉस्पिटल से घर लौटी ही थी कि मामा की कॉल आ गई। आजकल वो लोग तकरीबन सुबह हॉस्पिटल जाते थे और शाम को ही घर लौटते थे। इन्हें आए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया था और पुप्पो की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उम्मीद वासक थी कि वो 1-2 दिन तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। लंदन से आने के बाद इसकी मामा से बात नहीं हो सकी थी। इसने कई बार मामा को फ़ोन करने की कोशिश की थी लेकिन वो नंबर मसरूफ़ कर देती थी। लेकिन आज इनका खुद से फ़ोन आया था। वो खुशी से निहाल हो गई। इसने माजरत करते हुए छत का रुख किया था। वो लंदन में फ़्लैट में रहते थे। 4 कमरों के इस फ्लैट में कुदरती हवा का कोई तस्वुर नहीं था। अब जो वो छत पर आई तो इसे ठंडी हवा बहुत भली महसूस हुई थी। गुलरेज ने इस तरह से घर की तामीर की थी कि घुटन का कोई एहसास नहीं था। इसने पहले खुलकर सांस ली। कई दिनों का दिल पर छाया हुआ गुबार कदरे छट गया था। इसने जैसे ही कॉल मसूल की तो मामा ने बिना किसी सलाम दुआ के सीधा हुक्मनामा जारी कर दिया था। अगर तुम लोगों की तीमारदारियां ख़त्म हो गई हो तो कल की टिकट करवा कर लंदन वापस आ जाओ। वैसे भी कोई बीमार नहीं है, वो बस अपनी अहमियत जताने के लिए ड्रामे करने में तेज़ है। मामा ने एक बार फिर से ताबा का दिल बुरी तरह से ख़राब कर दिया था। मामा ने पुप्पो की खैरियत पूछने की बजाय इनकी बीमारी को ड्रामे का नाम दे दिया था। मामा पुप्पो की हालत पर रहम कीजिए, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। आप उनके लिए दुआ करने की बजाय इनके बारे में बुरा गुमान रख रही हैं। आपको इनके हाल पर तरस क्यों नहीं आता? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने आपका? आपने जब भी इनके लिए मुंह खोला बुरा ही बोलने के लिए खोला। आप इनके बारे में ना अच्छा सोचती हैं और ना कभी बोलती हैं। ऐसा क्यों है मामा? ये बिला वजह की नफरत किस लिए है? आज इसके सब्र का बंध टूट गया था। इतनी नफरत, इतनी संगदिली क्यों दिखाती हैं आप? आप इनके लिए नरम क्यों नहीं पड़ जाती? मुझे यकीन नहीं आ रहा ताबा, तुम मेरी वही बेटी हो जो हमेशा मेरा साथ देती थी। तुम्हें भी तो अपने धदियाल वाले पसंद नहीं थे, तुम भी तो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। फिर अब ये रातों रात कैसे काया पलट गई? तुम्हें कब से इनका दर्द सताने लग गया है? हाँ मामा, आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी अपने धदियाल वाले पसंद नहीं थे। मैं भी कभी ना इनसे मिलना चाहती थी और ना कभी बात करना। मुझे भी वो जाहिल गवार और न जाने क्या कुछ लगते थे। लेकिन पता है ऐसा क्यों था? क्योंकि मैंने इनको जब भी देखा आपकी नज़र से देखा, जब भी इनसे बात की आपकी ज़ुबान में बात की। दिलों में करवाहट बुग़्ज़ रखना मैंने आपसे सीखा। मामा, नज़र मेरी होती थी लेकिन इसमें नफ़रत का रंग आपका डाला हुआ था। मामा, ज़ुबान मेरी होती थी लेकिन इसमें अल्फाज आपके होते थे, और अल्फाज भी वो जो कांटों से लेस होते थे, जो किसी का भी सीना चीर कर रख दें। मामा, दिल मेरा था लेकिन इसमें बुग़्ज़ो अनाद आपका भरा हुआ था। मामा, एक छोटी सी बच्ची को क्या पता इसके ददियाल वाले कैसे हैं? ना वो इनसे कभी मिली थी ना इन्हें कभी देखा था। हाँ, इन सबको जब भी देखा हमेशा आपकी नज़र से देखा। इनको जब भी सुना आपके कानों से सुना। इनको हमेशा आपकी नज़र से देखा, सुना और परखा था। और मामा, ये काया रातों रात नहीं पलटी। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था क्योंकि मुझ में अब सही सोचने समझने की सलाहियत आ चुकी है। मैं अब इन्हें अपनी नज़र से देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। मुझे वो कहीं से भी मकार नहीं लगते। मुझे ये माहौल, ये घर अनपढ़ जाहिलों का नहीं लगता। आपने ऐसा क्यों कर सोच लिया मामा के गांव में रहने वाले सारे उजर गंवार होते हैं? पापा भी तो गांव के थे ना, फिर आपने इनसे कैसे शादी कर ली थी? आप मेरे ददियाल से ना कभी मिली ना कभी देखा, फिर आपने ये कैसे मफरूजात कायम कर लिए थे? और गुज़िश्ता कई बरसों से इन पर कायम भी रहीं आप। ना सिर्फ कायम रहीं बल्कि इन्हीं मफरूजात के बलबूते पर पापा को इनके घर वालों से कई अरसे तक मिलने नहीं दिया। मामा, जैसा हमने सोचा था ये लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। गांव वाले भी इंसान होते हैं मामा। फूफो आपका 2-3 बार पूछ चुकी हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप भी अपनी सारी अना ख़त्म करके इनका इंतज़ार ख़त्म कर दीजिए। इन्हें अपने ससुराल वाले और गांव वाले समझकर ना सोचिए। आज फ़कत इन्हें इंसान समझकर सोचिए। यकीन कीजिए मामा, आपको इन लोगों में बेलौस प्यार के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा मामा।
ताबा ने इनको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आजकल एक तरफ वो खुद सोचने पर मजबूर हुई थी तो वहीं इसने मामा को भी एक सही सिमत दिखलाई थी। गुलरेज जो कि इसको रात के खाने पर बुलाने के लिए आया था, अपना जिक्र सुनकर वहीं ठटक कर रह गया था। इसने ताबा और टीना बेगम की सारी बातें सुन ली थी। वाकई ही कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस हर इंसान के सोचने का जाविया मुख्तलिफ होता है। गुलरेज को भी ये बात समझ में आ गई थी। आज रात टीना बेगम के लिए आगाही की रात थी। वैसे भी वो कई दिन से अकेले रह रह कर थक चुकी थी। सुहेल सुबह का जाता रात को घर लौटता था। ताबा ने जो कुछ भी कहा था इसने इन्हें पहरों सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो माजी में खो गई थी। आंसू इनका चेहरा भिगो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में आंसुओं से अपना तकिया भिगो देती थी। इनको ना आज कोई समझने वाला था और ना बचपन में कभी समझा गया था। गलती किसकी थी और कहाँ थी? इसकी माँ एक तुर्की निसाद खातून थी। इन्होंने लंदन में पढ़ाई के दौरान अपने एक क्लास फेलो से पसंद की शादी की थी और सबकी मुखालफत के बावजूद अपने शोहर के हमरा इनके वतन चली गई थी। और किस्मत से इनका वास्ता एक जाहिल उजर गंवार ससुराल से पड़ा था, जिन्होंने इनका जीना दोबर कर दिया था। ताबा की तरह टीना बेगम के ददियाल का ताल्लुक भी गांव से ही था। वो लोग बात बात पर इन्हें जिज किया करते थे और पसंद की शादी करने पर इन्हें तंजो ताने देते थे। एक दिन इन्होंने हर हद पार करते हुए एक छोटी सी बात पर इन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की थी और वहीं पर टीना के बाबा की बस हो गई थी और वो अपनी बीवी और बच्ची के हमरा वापस लंदन आ बसे थे। टीना इस वक्त महज 9 बरस की थी। इसके जहन में वो हालात वाक़यात बुरी तरह बैठ चुके थे। इनकी 40 साला ज़िंदगी में वो फ़कत 10 बरस गाँव में रही थी, लेकिन वो 10 बरस लंदन में इनके 30 बरस पर भारी पड़ गए थे। बासित अली से इनकी भी पसंद की ही शादी थी, लेकिन शादी के वक्त वो बासित के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानती थी। इन दिनों टीना पर बासित अली के इश्क का भूत इस कदर हावी था कि इन्होंने इनके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। शादी के 2 महीने बाद जब बासित अली ने अपने वतन जाने का जिक्र किया और इन्हें तफसील से अपना खानदानी पस मंज़र बताया तो टीना गुस्से से पागल हो गई। वो कई दिनों तक डिप्रेशन में मुब्तला रही थी। बासित अली इनकी इस हालत से बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद इन्होंने कई सालों तक जाने की बात नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता बासित अली भी अपने घर और कारोबार में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि इन्हें फिर वापसी का ख्याल ना आ सका। सारी रात सोच विचार के बाद टीना ने सुहेल के हमरा जाने का फैसला कर लिया था। ताबा की बातें इन्हें अंदर तक काट रही थीं। जिस औलाद के लिए इन्होंने हमेशा अच्छा सोचा था, आज वो इनके सामने आन खड़ी हुई थी। क्या अपनी औलाद के बारे में सोचना बुरा होता है? इन्होंने यही तो चाहा था कि जैसी ज़िंदगी इनकी गुजरी है, इनकी औलाद की ना गुजरे, और आज इसी औलाद ने इन्हें पल में पराया कर दिया था। वो सुहेल के साथ आ तो गई थी, लेकिन ताबा से इन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की। ताबा जो इनको देखकर खुशी से खिल उठी थी, इनकी नाराज़गी पर बहुत परेशान हो गई थी। नसरीन फुफो ने इनकी आमद पर बेपनाह खुशी का इजहार किया था। गुलरेज मिली जुली कैफियत में मुब्तला था। वो इस रात ताबा की बातें सुनकर किसी हद तक इत्मीनान में था, तो दूसरी तरफ मामी की आमद ने इसे खासा मुस्तरिब कर दिया था। इनके आते ही बासित अली ने शादी की तारीख के लिए सबको इकट्ठा कर लिया था। नसरीन बेगम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और इनकी तबीयत में पहले से बहुत बेहतरी आ गई थी, जबकि टीना बेगम अचानक से शादी की तारीख का सुनकर हत्ते से उखड़ गई थी। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है आपने? पहले अचानक निकाह और अब ऐसे ही शादी का राग अलाप लिया है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझसे नहीं पूछा आपने और ना ही कोई मशवरा लिया। मेरे भी 100 अरमान है, बस अपनी मर्जी से मामला तय किए जा रहे हैं आप। ये अचानक शादी नहीं है, हमने इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने का वक्त लिया था, सो वो पूरा हो गया। अब आप मज़ीद क्या चाहती हैं? ताबा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, आप चाहें तो ताबा से भी पूछ सकते हैं। मैंने ताबा से पूछ लिया है और इसे कोई एतराज़ नहीं है। आप भी अपने बिला वजह के एतराज़ात को अब ख़त्म कर दीजिए। बाबा ठीक कह रहे हैं मामा, मेरी पढ़ाई आखिरी मराहल में है और गुलरेज से इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। मैं यहीं रहकर अपना बाकी मकालाजात मुकम्मल कर लूँगी और फिर वहाँ जाकर सबमिट करवा दूँगी। सुन लिया है ना अब तुमने? अब मज़ीद कोई बहस नहीं चाहिए मुझे, शादी की तैयारी शुरू करें बस। टीना एक तरफ ताबा की बात से और दूसरी तरफ बासित अली के हुक्म पर गुस्से से भड़क उठी थी। इनका बस नहीं चल रहा था वो हर चीज़ को तहस नहस करके रख दें। तुम फिक्र मत करो ताबा, मामी की ये वक्ती नाराज़गी है, वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाराज़गी खुद ही ख़त्म हो जाएगी, गुलरेज ने ताबा को तसल्ली देते हुए कहा। गुलरेज लेकिन वो माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मुझसे मिले बिना ही वापस चली गई। इन्हें मेरा ख्याल तक नहीं आया कि इनके इस अमल से मेरे दिल पर क्या बीतेगी, ताबा ने बेतहाशा रोते हुए कहा।
टीना ने ताबा की शादी में तो जैसे तैसे शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन शादी होते ही वो ताबा से मिले बगैर वापस चली गई थी, जिससे इनकी शदीद नाराज़गी का इजहार हो रहा था। ताबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुलरेज के समझाने बुझाने पर वो फ़िलहाल चुप कर गई थी। वैसे भी इसे कुछ अरसे बाद लंदन वापस जाकर अपना मकाला जात सबमिट करवाना था और उस वक्त वो अपनी मामा को मना सकती थी और वो यकीनन अपनी ताबा से मान जाती। 6 माह बाद ताबा और गुलरेज इस वक्त लंदन में ताबा के घर में मौजूद थे। बासत अली और सुहेल ने इनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था, जबकि टीना बेगम खींची खींची सी थी। अच्छा किया तुम लोग आ गए, अब हम लोग भी तुम्हारे साथ वापस जाकर अपना कारोबार वहीं पर शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मामू जान, हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारे पास आ जाएंगे और ताबा भी जब चाहे आप लोगों से मिल सकेगी, गुलरेज ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। लेकिन बासित अली की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और वो ऑफिस से घर आते हुए एक कार हादसे में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। इस 4 कमरे के फ्लैट में एक कहराम बर्पा हो गया था। टीना बेगम सदमे की सी कैफियत में मुब्तला थी और ताबा इनके पास बेजान बुत की मानित बैठी हुई थी, गोया इन पर क़यामत टूट पड़ी हो। इस मौके पर गुलरेज ने इन्हें संभालने के साथ साथ मैयत को वतन ले जाने के तमाम तर इंतजामात किए थे। बासत अली को इनके वालिदैन की कब्रों के दरमियान जगह मिल गई थी। वो दुनिया में तो नहीं, लेकिन मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन के पास लौट आए थे। वो दुनिया में तो इनके पास अपनी ज़िंदगी के दिन नहीं गुजार सके थे, लेकिन मरने के बाद इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन के पास वापस लौट आए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? टीना बेगम जो कि अब बुढ़ापे की दहलीज को छू रही थी, लेकिन इनकी अकड़ वहीं की वहीं मौजूद थी। बासत अली की मौत के बाद भी टीना बेगम की अकड़ किसी तौर पर ख़त्म ना हुई थी। इन्होंने ताबा को तो माफ़ कर दिया था, लेकिन गुलरेज के लिए इनके दिल में मौजूद कड़वाहट बददर्जा अतम मौजूद थी। और आज इतने सालों बाद जब ताबा ने अपने बेटे नौफल के लिए सुहेल की बेटी आयला का रिश्ता मांगा, तो टीना बेगम का पारा हाई हो गया था। मैं तुम जैसे जाहिल उजर गवार लोगों में अपनी पोती का रिश्ता कैसे करूं? तुम लोगों की औकात ही क्या है? पहले तुम लोग मेरी बेटी को वरगला फिसला कर ले गए और अब मेरी पोती को मुझसे दूर करना चाहते हो। कहानी वही थी, लेकिन किरदार बदल चुके थे। टीना बेगम के लिए वो सब लोग अभी तक जाहिल उजर गंवार ही थे। उन्होंने हमेशा अपनी अना को अपने रिश्तों से बढ़कर रखा था और आज भी वो यही सब कुछ कर रही थी। दिन, हालात, वक्त, हता के किरदार तक बदल चुके थे, लेकिन इनकी सोच वहीं की वहीं रही थी। गांव वाले इनके लिए जाहिल उजर गंवार ही थे और वो इनके लिए हमेशा से ऐसे ही रहने थे। इन्हें ना अपनी नंद नसरीन की खुश इखलाकी कभी नज़र आई थी और ना गुलरेज के बेतहाशा प्यार। वो लोग अरसा हुआ गांव से शहर मुंतकिल हो गए थे, लेकिन इनके नामों के साथ गांव वालों की छाप जूं की तूं बरकरार थी। सच है, कुछ लोग अपनी अहमियत जताने के लिए दूसरों की बेजा तहकीर करते हैं, हर मौके पर अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब आप अपनी ज़ुबान से किसी की इज्जत ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो फ़कत सिर्फ आपकी ज़ुबान ही गंदी होगी, दूसरों की इज्जत नहीं। इज्जत का मयार सिर्फ तकवा है, ना कि गांव या शहर में रहना। आज टीना बेगम की ज़ुबान की तेज़ी ने इन्हें हर रिश्ते से दूर कर दिया था। सुहेल का बिजनेस मुतअद्दिद बार कोशिशों के बावजूद ना चल सका था और वो वापस लंदन मुंतकिल हो गया था। टीना बेगम ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। सुहेल ने बिजनेस में नाकामी के बायस अपना घर बेच दिया था और टीना बेगम जिस गाँव के माहौल से हमेशा दूर भागती थी, हालात ने इसे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज वो इसी गाँव के मकान में मौजूद तन्हा सुहेल अहमद की दस्तक के इंतज़ार में जिंदगी के दिन काट रही थी। पता नहीं सुहेल अहमद कभी दस्तक देता या नहीं, या इनका इंतज़ार फ़कत इंतज़ार रह जाता। सो जी गाइज, यहाँ तक थी ज़बरदस्त स्टोरी दस्तक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।